नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव होना है और माना जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा बहुत ही जबरदस्त वहां पर घमासान होना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वजह से इस बार का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और इसीलिए सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिताऊ प्रत्याशियों पर ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी बाकायदा देख रही है कि किसका टिकट काटा जाए, किसे टिकट दिया जाए, कौन इसमें जिताऊ है, कौन इसमें टिकाऊ है। कांग्रेस कह रही है कि पहले बीजेपी की लिस्ट आ जाए, फिर अपने उम्मीदवारों का ऐलान उसकी तरफ से किया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस दरअसल यही काम करती है, उसके पास अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो बाकी पार्टियों को देख देख करके अपने डिसीजंस, अपने फैसले लेती है। चलिए इसी पर हम महाबहस करेंगे। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, उम्मीदवारों को लेकर किस तरह का सेलेक्टिव अप्रोच है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में चाहिए जिताऊ उम्मीदवार। बीजेपी कांग्रेस आप में मचेगा घमासान। किसे मिलेगा टिकट, किसका कट जाएगा। उत्तराखंड में 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के द्वारा पर्यवेक्षक भेज प्रत्याशी चयन पर मंथन तेज कर दिया गया है, जिसे जिताऊ प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतारे जा सके। बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस की नजर है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी में टिकट आवंटन के बाद ही कांग्रेस अपनी टिकटों का आवंटन करेगी। मैं समझता हूं कि हम सब लोग जो है एक हफ्ते के अंदर हमारे उम्मीदवारों के नाम रोल आउट होने शुरू हो जाएंगे और कुछ नामों को मैं टैक्टिकली हम बाद में डिक्लेयर करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि हरीश रावत को अपनी हार नजदीक दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को देखकर अपना काम नहीं करती है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की तिथि निर्धारित होगी तो राज्य के नामों को लेकर भी चर्चा होगी। वो जो उनका डर और भय है वो उनको सता रहा है। 2017 में क्या हुआ था वो भी उनकी जानकारी में है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी से पहले और किसी के बाद वाली नीति पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना एक जो तरीका है, हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान हो गया हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर पहले आप का फॉर्मूला अपनाए हुए है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो पहले आप हर पार्टियां कह रही है कि पहले जरा देख लें कि बीजेपी की तरफ से क्या लिस्ट तैयार हुई है। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया कि अभी हम लोग पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, देखना चाहेंगे कि बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं। लेकिन इस बार का जो मुकाबला उत्तराखंड में है बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वजह से साफ तौर पर दावे किए जा रहे हैं कि इस बार वो तीसरे विकल्प के तौर पर जनता के बीच में एक बेहतरीन पैठ बना चुकी है और इसकी बदौलत कांग्रेस और बीजेपी को आम आदमी पार्टी की तरफ से करारा हार मिलना तय है। लेकिन क्या उनके इस दावे में किसी तरह की सच्चाई है, हकीकत है? कितना काम किया सभी पार्टियों ने ज़मीनी लेवल पर, और जिताऊ उम्मीदवारों के लिए सेलेक्टिव अप्रोच पार्टियों के अंदर क्या है, इस बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है। 3 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिमन्यु कुमार जी इस वक्त हैं, बीजेपी के नेता। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी इस वक्त कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर प्रतिमा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुन पा रही हैं प्रतिमा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। जी। उमा सिसोदिया जी इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हैं। उमा सिसोदिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिमन्यु जी के पास आ रहा हूं। अभिमन्यु जी, जिताऊ उम्मीदवार माना जाता है कि सभी पार्टियों की एक मजबूरी है कि अगर हम चुनाव में जाएं तो उम्मीदवार, हमारे जो प्रत्याशी हों, उनके अंदर सियासी दम इतना होना चाहिए कि पार्टी तो है ही, साथ ही उनका जो पर्सनल एक प्रोफाइल होता है उसके आधार पर भी उसे वोट मिले। और इसीलिए सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार की तरफ ही ज़्यादा उनका फोकस होता है। क्या लग रहा है, क्या बहुत लोगों के टिकट काटने की प्लानिंग चल रही है क्या बीजेपी के अंदर? जिताऊ उम्मीदवार तो थोड़ा आसान नहीं है ना सर ढूंढना किसी पार्टी के लिए। जिताऊ उम्मीदवार मजबूरी किसी पार्टी की, हाँ। ये
हर पार्टी की जरूरत होती है हाँ, कि वो ऐसे कैंडिडेट उतारे जो चुनाव में जीत कर आए। ठीक है ना, ऐसी कौन सी पार्टी है जो हारने के लिए चुनाव लड़ती है? सभी सही चुनाव बात। जीतने के लिए लड़ती है। हाँ, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो हमारी कार्य पद्धति एकदम निश्चित और खुले में ओपन होती है, क्या कोई इसमें कोई सीक्रेट नहीं होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ हमने सारा ये मीडिया में भी है, समाचार पत्रों में भी छपा है, हमने पिछले सप्ताह ही अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की हर विधानसभा के क्षेत्र के हिसाब से विधानसभा वाइज 3-3 वरिष्ठ नेताओं की एक जिम्मेदारी दी कि वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, वहां पर बैठेंगे, वहां पर शक्ति केंद्र से लेकर ऊपर जो प्रदेश पदाधिकारी तक वहां पर उसमें रहते हैं विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, और ऐसी हमारे जो मोर्चे प्रकोष्ठ है उनके जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्लस प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जो क्षेत्र में रहते हैं, वो वर्तमान पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी, ऐसे जो एक हमारे एक समुच्चय है कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनसे वो बाकायदा लिखित में इस बार हमने सिस्टम बनाया है, रायशुमारी के लिए एक बैलेट पेपर टाइप बनाया, उसमें निश्चित रूप से हम हर कार्यकर्ता को देंगे और वो कार्यकर्ता उसको अपनी चॉइस के जो कार्यकर्ता 1, 2, 3, 4 उनके नाम लिखकर और एक जो रायशुमारी बॉक्स है उसमें डाल दो, मतलब फिर रायशुमारी बॉक्स को लेकर जिला हाँ। अध्यक्ष को प्रदेश कार्यालय में जमा करें। तो क्या ये काम पूरी तरह से हो गया ना बीजेपी की तरफ से? ये काम आप चल रहा है, प्रोसेस चालू अभी भी है। चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अच्छा, हाँ, कब अभी तक चल रहा है, उम्मीदवारों तो उम्मीदवारों ये की 15 से पहले उम्मीदवारों की सारा लिस्ट काम कब पूरा तक हो आ जाएगी? वैसे अभी वक्त है, इस बात को मैं भी मान रहा हाँ, हूँ। 15 जनवरी से पहले सारा काम पूरा हो जाएगा। 15 जनवरी तक सब और काम पूरा हो जाएगा। उसमें जो पैनल बनेगा हाँ, उसको हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेज देंगे, जो वहाँ पर पार्लियामेंट्री बॉडी उसका डिसाइड करे। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं थोड़ी देर में आता हूँ सर आपके पास। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी के पास इस वक्त मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर प्रतिमा, एक बात बताएं, हरीश रावत से जब पूछा गया कि आप लोग कब उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान करेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तो बीजेपी में भी नहीं हुआ है, अभी देखेंगे सब कुछ। क्यों आप लोग अपना एक स्टैंड क्यों नहीं बताते हो? एक अपना स्टैंड होना चाहिए ना कि हम लोग इतने वक्त में निकाल देंगे, हम लोग का फोकस क्या है, किस तरह के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने की प्लानिंग है, कुछ तो चल रहा होगा ना। इस रणनीति का खुलासा अब तो कर दिया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ और आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से हरीश रावत जी ने ये बात बोली है, ये बात बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ली जा रही है। उन्होंने कहा कि एक सूची, एक कुछ जो हमारी सीट्स हैं उन पे जो मंथन चल रहा है और बाकी ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं उनमें ऑलरेडी जो है स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठ करके मीटिंग हो गई है। हाँ। और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके मीटिंग हो चुकी है और तय हो चुका है। हाँ। तो हम, जैसे कि आपको पता है कि अब सारी सीटें एक साथ नहीं निकालेंगे, पहली लिस्ट आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपको ये बता दूं, चुनावी दौर है और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में खुश नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस में अपनी घर वापसी करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कुछ सीटों पर जो है अभी वो मंथन नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है अच्छा कि डॉक्टर बहुत प्रतिमा, जल्दी- एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया महिला सशक्तिकरण को एक तरह से बल देते हुए उन्होंने कहा कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे। क्या इस तरह का फार्मूला उत्तराखंड में लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप लोग टिकट बंटवारे में क्या इसका ख्याल रखेंगे, आप लोग नहीं रखेंगे, या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ऐलान था वो? आप लोग यहाँ तक कि उत्तराखंड में कांग्रेस के कई नेता तो यहाँ तक कह दिए कि नहीं, हम लोग 50% तक देने का प्लान कर रहे हैं। कितना सही बात है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात करी है और लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा उन्होंने दिया है वो बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है आज जिस देश की 50% आबादी महिला है और सबसे ज्यादा जो, अगर उत्तराखंड में उस दिन देख रही थी कि वोटिंग
जो है कितने वोटर्स हैं, उनका डिवीजन क्या है। तो पुरुष और महिला वोटरों में मुझे लगता है कि कोई ज्यादा खासा अंतर नहीं है, हम इक्वल है। और महिला जो वोटर्स होती हैं वो ज्यादा वोटिंग करने जाती हैं। तो इसीलिए बिल्कुल हम भी उत्तराखंड, हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, हमारे आला कमान है, उनसे महिला कांग्रेस और समस्त जो यहाँ पे हमारा नेतृत्व है उनकी ये मांग है कि एक बात लेकिन आपको पता होना चाहिए डॉक्टर प्रतिमा, मुझे जहाँ तक पता है, चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का ऐलान किया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने बाकायदा इस बात को रेखांकित भी किया कि उत्तराखंड में नए महिला मतदाता हैं उनकी संख्या नए पुरुष मतदाता से ज्यादा है। वही मैं आपको बता रही थी। आप मुझे अपनी बात अनइंटरप्टेड कंप्लीट कर लें दीजिए प्लीज। तो देखिए, तो जिस तरीके से बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने ये आवाज उठाई है, उत्तराखंड में भी हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से ये मांग की है कि जिस प्रदेश को बनाने में महिलाओं ने एक अहम भूमिका निभाई है, उस प्रदेश के हर राजनीतिक दल को, जैसे कांग्रेस की बात नहीं करती हूँ मैं, हर राजनीतिक दल की बात करती हूँ कि हर राजनीतिक दल को एक जो सिस्टमैटिक रवैया चला आ रहा है, उस रवैये से हट करके महिलाओं को भी उचित सम्मान देना चाहिए। और उचित सम्मान तभी मिलेगा जब विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें हम एक बराबरी की हिस्सेदारी हमें मिले। और इस बात पे मैं ये भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप बात शुरू हुई है तो वो जानी भी चाहिए दूर तक, कि नरेंद्र मोदी जी जो कि केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ बैठे हैं। आज ये बहस ना हम कर रहे होते ना आप कर रहे होते, आज ये अलग प्रियंका गांधी को जगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर जो 33% महिला आरक्षण बिल यूपीए की सरकार, वो भी तब जबकि हम गठबंधन की राजनीति में थे, तब राज्यसभा से हमने पास कराने का कार्य किया था। आज 7 नहीं तो एक बात बताएं, सुनिए, एक जी और लोग भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रतिमा, और लोग बैठे हुए हैं ना, तो टाइम देंगे ना उनको। लीजिए 5 सेकंड में बोलिए। 5 सेकंड दीजिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हर बिल को ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास कराते आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत में बैठे हुए हैं, 33% आरक्षण बिल अब तक उन्होंने क्यों नहीं पास किया? अगर महिलाओं के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था, ट्रिपल तलाक कानून को वो ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आ जाते हैं, तो क्या 33% उनको तो ये करना चाहिए, एक मिसाल कायम करिए कि 33 को 50% करिए और उसके बाद उसे पास करके लाइए। महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? प्रियंका गांधी जी ने तो शुरुआत कर दी है, आप उसको अमली जामा पहना शुरुआत कहाँ कर दिया? बस बोला ही तो है उन्होंने, कहाँ कर दिया शुरुआत? घर में तो की है, एक शुरुआत अपने घर में की जाती है और उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ शुरुआत हुई है तो बताइए। प्रियंका गांधी ने कहाँ से शुरुआत कर दी? बता रही हूँ कहाँ शुरुआत की है, बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला वोटर्स है और जो महिला वोटर्स जिस पार्टी की तरफ झुकती है ना, वो पार्टी सत्ता में आ जाती है उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिएगा। तो 33 साल के बाद सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में 33 साल के बाद भी कांग्रेस को नहीं पता है। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 2024 में, देश की सत्ता में आने से हमें कोई कब आएंगी डॉक्टर प्रतिमा? 33 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। बताएंगे कि मिसाल क्या होती है। 33 साल से इंतजार कर रहे हैं प्रतिमा, डॉक्टर प्रतिमा 33 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को हर वक्त बोलने के लिए समय चाहिए। दिक्कत यही है ना कि समय का सदुपयोग नहीं कर पा रही है। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, मैं आता हूँ डॉक्टर प्रतिमा, बहुत कुछ बोलना अभी बाकी है। अभी तो देखिए, अभी तो 2 महीने घमासान चुनाव प्रचार में आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर पूरा एनर्जी लगाइएगा। उमा जी इस वक्त है, उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी खूब जो दावे आप लोगों के हैं कि तीसरा विकल्प हम लोग पेश कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर चुके हैं, जनता तक हम लोग की कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, ग्रास रूट लेवल पर हम लोगों ने लोगों की समस्याओं को देखा, समझा, उसे पूरा करने का हम लोग वादा करते हैं। संजय सिंह भी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी से संबंधित जो उनका विजन है वो बता रहे थे। कई लोग जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ, इसके बावजूद सरकार में आने के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों की ज़रूरत पड़ेगी, जिताऊ उम्मीदवारों की ज़रूरत पड़ेगी। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास ऊपरी लेवल पे 5-10 तो बढ़िया नेता हैं, लेकिन नीचे के लेवल पे सब जिताऊ टाइप के नहीं है।
मेरा प्रश्न आपसे है एंकर महोदय, ये जिताऊ टाइप क्या होता है? आप थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके बता दीजिए कि जिताऊ टाइप आप मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले वैसे ही मुझे लगता है कि हमारी समझ थोड़ा सा कम होती है कैंडिडेट्स की, उसमें हम लोग तो बहुत आम जनता को चुन के कैंडिडेट बना देते हैं। तो जी। जिताऊ टाइप का थोड़ा सा आप बता दीजिए। मैं बता देता हूं, जीत से जिताऊ बना। महोदया जी आप भी सुन लीजिए, जीत से जिताऊ बना। और जिताऊ शब्द कोई गलत नहीं है। हर पार्टियों की एक प्रतिबद्धता होती है कि हमारा उम्मीदवार जीतने लायक हो। जिताऊ शब्द को इतना नकारात्मक क्यों देख रही जीतने है? लायक का क्राइटेरिया समझा दीजिए ना, जनता भी समझे। आपने बताओ। मैं थोड़े उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए गया था, मैं क्यों बताऊं? मैं तो आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूं ना। आपका क्राइटेरिया होगा तो आपके पास जिताऊ टाइप नहीं है तो शायद हमें नॉलेज नहीं होगी, आपको नॉलेज है जिताऊ टाइप बाहुबलियों की, जिनके पीछे 8-8, 10-10 गाड़ियां चलती है, खनन से जिसका पैसा आता है, माफिया जो टाइप के जो नेता होते हैं, शायद वो जिताऊ टाइप के नेता आपकी नजर में है। आम आदमी पार्टी के सीधे साधे कैंडिडेट, सीधे साधे लोग आपकी नजर में जिताऊ टाइप नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन की अलग जगाई है। हमने नेताओं का ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दिया है। जो एक पहले एक सफेद, बिल्कुल झक सफेद कुर्ता पजामा में जो नेता घुमा करते थे, आप आम आदमी पार्टी के लोगों को देख लीजिए कैसे सिंपल जैसे घर के कपड़े पहन के उठकर आ जाते हैं। नॉर्मल घर के, नॉर्मल जैसे लोग। मेक ओवर से कैरेक्टर बदल जाता है क्या उमा जी? बात वो नहीं है, बात यह है कि जिस तरीके से जिताऊ टाइप की जो एक नेताजी की छवि आज हमारे समाज में है, और जिस छवि की आप बात कर रहे हो और मीडिया पे जिस छवि को गढ़ता है, मैं उस छवि का विरोध करती हूँ। मैं आपके नैरेटिव का विरोध करती हूँ जो आपने शब्द बोला है कि जिताऊ टाइप। मैं इस नैरेटिव के इस शब्द का विरोध करती हूँ। जिताऊ, लोग घबराने लगे हैं नेताओं से, लोग डरते हैं नेताओं से। लोगों के मन में नेताओं की बहुत नेगेटिव छवि हो चुकी है कि नेता टाइप, जिताऊ टाइप। ये जो टाइप है भाई, आप इसको चेंज कीजिए। आप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्या नहीं, मुझे बताइए। सुनिए 70 सीट है उमा जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। 70 सीट है तो 70 सीट में क्या मेक ओवर करके, ठीक है कुर्ता पैजामा आप नहीं पहनाओगे, टोपी नहीं पहनाओगे, आम आदमी पार्टी का टोपी तो है ही, वैसे पहनाओगे ही, कुर्ता पैजामा नहीं पहना करके, ठीक है शर्ट पैंट में उतारोगे, क्या यही है जीतने का पैरामीटर या कुछ और है? आम आदमी पार्टी का स्टैंड तो कुछ होगा ना। पैरामीटर की नहीं है भाई, हम लोगों ने आम लोगों को टिकट दिए हैं, सिंपल लोगों को टिकट दिए हैं। हमारे यहाँ से जो भी लोग जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो बहुत नॉर्मल घरों से निकले हुए लोग हैं। और आप ये बता दीजिए, जो नेता आज दूसरी तीसरी चौथी बार जो विधानसभाओं में बैठते हैं, जब वो शुरू में आते हैं तो वो एक टूटे हुए स्कूटर पर आते हैं, और उसके बाद उनका जो टूटा हुआ स्कूटर होता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बदल जाता है। कभी आपने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? ये तो ऐसा तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी दिखता है उमा जी। ये कोई नई बात तो नहीं कह रही हैं आप। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को मैंने देखा है जो स्कूटर पर चलते थे, पैदल चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ी पर चल रहे हैं। तो आपके ऊपर भी लागू होता है। चलते हम तो मान रहे हैं कि इनोवा गाड़ी सरकार ने दी है अपने विधायकों को वहां पर। वो इनोवा सरकारी गाड़ी होती है, हार जाएंगे तो गाड़ी फिर वापस चली जाएगी सरकार। मैं कई नेताओं का पर्सनल बता दूंगा जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन ठीक है मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ। मेरा ये सवाल देखिए आपसे, ये सवाल पूछने के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जहां दो तरफा मुकाबला होता था, आम आदमी पार्टी कैसे कह रही है कि दो तरफा नहीं 3 तरफा होगा? क्या है, किस तरह का दम है, सियासी दम आम आदमी पार्टी दिखाएगी इस बार? सवाल ये है उमा जी, सवाल है इसका जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में मुकाबले को बहुत रोचक बना दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है, और इस बात को आप भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, जनता भी इस बात को स्वीकार करती है। देखिए, उत्तराखंड में पहले बसपा भी कुछ सीटों पर आई, यूकेडी भी 1-2 सीटें जीत लेती है, लेकिन उस तरह का त्रिकोणीय मुकाबला ये दोनों ही पार्टियां बनाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। लेकिन जितने कम समय में, पिछले 2 साल से हम लोग बहुत मेहनत से यहाँ पर लगे हुए हैं। वैसे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 8-10 साल पुरानी है, लेकिन हमारा पहला विधानसभा चुनाव जो है वो हम लोग यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। केजरीवाल जी का पूरा फोकस उत्तराखंड पर है, पूरे दिल्ली का फोकस उत्तराखंड पर है, और हम लोग 5 राज्यों में अभिमन्यु जी कितनी गंभीरता से लेते आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातों को? कितनी गंभीरता से लेते आप? ये लोग आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब बैठ रहे हैं, डिबेट में बैठ रहे हैं, महाचर्चा कर रहे हैं, महाबहस कर रहे हैं, फर्क तो पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा। जो कह रही हैं उसका फर्क पड़ेगा। तो आप लोग गंभीरता से लेते हो या नहीं लेते हो? अभी भी दो तरफा ही मानकर चल रहे हो? क्योंकि कई प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वैल्यू तक देना पसंद नहीं किया। कांग्रेस के कई प्रवक्ता हंसते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के दावों पर। बताइए सर जरा अभिमन्यु जी। राजनीतिक पार्टियां जो होती है
वो जो भी बोलती हैं करती हैं, उनका जो आचरण व्यवहार होता है उस पर जनता अपना निर्णय लेती है। जनता के लिए, जनता के उसमें दर्पण में वो सबको देखा जाता है। जनता उनको पसंद करती है नहीं करती है इसके ऊपर निर्भर करता है। अब इनके ये जो कह रही हैं तो जनता इन्हीं की बातों पर इनको जज करेगी। अगर ये जनता की, अब इनकी बातें जनता को सही लगेगी, ओपन है, डिबेट ओपन है, काउंटर कर सकते हैं कोई भी तो शायद अभिमन्यु जी की बात को। मैंडेट मिल जाए। अब ये तो जो बोल रही है ना जनता, आखिर डिसाइड तो जनता करने वाली है। वो अभी चुनाव हो रहे हैं, पता नहीं, लग जाएगा। जनता करने वाली है अभिमन्यु जी, लेकिन आप लोग कह रहे हो ना, आप लोग कह रहे हो मैं उमा जी को बोला जिताऊ उम्मीदवार कौन है आपके अंदर, जिताऊ टाइप के उम्मीदवार, हमारे कहने से तो जिताऊ टाइप के उम्मीदवार तो आपके अंदर भी होंगे ना, कि एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि टिकट देंगे तो जीतना है, तो वही जिताऊ टाइप उम्मीदवार हो गए। आपको कहा था कि हर पार्टी अपने लेवल पर जिताऊ कैंडिडेट को ही तय करती है, क्योंकि हर पार्टी अपना जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। आपकी पार्टी उसमें से, अब इनका हर कार्यकर्ता जिताऊ है, हम मान लेते हैं, वो तो जनता तय करेगी ना। ये जो कह रही हैं वो इस पर कितना दम है कितना दम नहीं है, तो लेट इट बी। अब चुनाव होंगे पता लग जाएगा किसको कितनी वोट मिलने वाली है। मैं अब यहाँ डिक्लेयर कर दूं कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे, सारे हमारे जीतेंगे, तो मैं कहता हूँ जनता तय करेगी। नहीं, दिक्कत देखिए जिताऊ टाइप जब चीजें आ जाती है ना, तो वहां पर देखिए एक बड़ी अलग तरह की चीज सामने आ जाती है। मैं डॉक्टर प्रतिमा के पास चलूंगा। देखिए, काउंटर कर सकते हैं कोई दूसरे को। करके आपका आशय क्या था वो मेरी भी समझ में नहीं। मैं बता रहा हूँ, जिताऊ टाइप कहने से क्या होता है ना कि कई सेक्शन छूट जाते हैं, लगता है कि ये उम्मीदवार जीत जाएगा, इसको टिकट दे दो। मालूम चला 10 पहले से सालों से जो काम कर रहे थे फील्ड में, उनको टिकट नहीं दिया गया। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टियां महिलाओं को टिकट देने में असफल हो गई। फिर जिताऊ उम्मीदवार को ढूंढने के चक्कर में, लेकिन वो जिताऊ टाइप है। अगर कुंवर पंडम सिंह चैंपियन जैसे लोगों को आप जिताऊ टाइप कहेंगे तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा अपमान तो उत्तराखंड का हो ही नहीं सकता। आपको भी, मीडिया को भी, सब लोगों को इस तरह के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए कि कोई पार्टी उनको टिकट ही ना दे। कुमारी, आप उत्तराखंड की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान किया। सर्वोच्च नेता है केजरीवाल, बोलिए बात रखिए प्रतिमा। जनता के सामने है, उनका सारा आचरण व्यवहार जनता के सामने है। बात बोली है, उन्होंने कहा है जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आपको पूर्वानुमान हो चुका है कि आपके साथ 2022 के चुनाव में और 10 मार्च को क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में आप प्रचंड बहुमत में बैठे रहे, उसके बावजूद भी जनता के हित के लिए आपने एक भी कार्य नहीं किया। आज हर वर्ग में कहूंगी उत्तराखंड का, कर्मचारी से लेकर नौजवान तक और किसान तक धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। तो आपको याद दिला दूं कि 3 दिन पहले कितनी बारिश। हरीश रावत जी चुनाव जीत रहे हैं क्या? अरे भाई, आप देखिए, मैं आपकी इन बातों से नहीं विचलित होंगी, नहीं इस बार हरीश रावत जी चुनाव से लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा वो जिताऊ सीट कौन सी है, जनता से उसने पूरे किए या नहीं किए। हरीश रावत जी को जिताऊ सीट कौन सी दे रही है ये तो बता दो। सदन के पटल वो कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। आंकड़ों के हिसाब से 25 लाख लोगों को आपने नौकरियां दे दी, जबकि मैं कहूंगी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 7 लाख 77,000 71 जो है आपके जो आप चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, कहा था महंगाई कम करेंगे, 358 आपने बयान सुना, पार जा चुका है। 63 रुपए का पेट्रोल हरीश रावत जी का बयान सुना क्या? 100 रुपए का सरसों का तेल और 250 रुपए इस बार वो एक ही सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाएं परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपके नेता है ना हरीश रावत जी, के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, 1 सीट से लड़ेंगे। वो कितनी सीट से चुनाव लड़ाएंगे आप? प्रतिमा देखिए, सुनिए प्रतिमा, सुनिए प्रतिमा, जो आरोप या फिर जहां पर आप गवर्नमेंट को फेल बता रही है, सरकार को फेल बता रही है, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी खुद को इस बार तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। उमा सिसोदिया, डॉक्टर प्रतिमा जो कह रही हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? कम से कम देखिए, आपकी नई पार्टी है, ठीक है, कह रही है पुरानी पार्टी है, लेकिन इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं,
क्या बीजेपी के जो एजेंडे हैं, जो कांग्रेस के जो एजेंडे रहे हैं, पल्ला बताइए। झाड़ लेना कि आज कांग्रेस विपक्ष में है तो उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 10 साल तक कांग्रेस ने भी यहाँ पर राज किया और उतना ही राज बीजेपी ने भी किया। प्रतिमा जी बात सुनिए, प्रतिमा जी ऐसा नहीं था कि आपने यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल बना दिए थे और बीजेपी वालों ने उनको आगे ढा दिया उन स्कूलों को। ऐसा नहीं था कि आपने पूरे उत्तराखंड में हॉस्पिटल्स की चेन बना दी थी और बीजेपी वालों ने उनको गिरा दिया आके, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपके टाइम में भी कुछ नहीं था यहाँ पर, तभी जनता ने आपको 11 पे समेट दिया। मुश्किल से आप लोग दहाई के अंक तक पहुंचे हैं और इस बार आम आदमी पार्टी आपको दहाई के अंक तक को भी छूने नहीं देगी। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, डूबता हुआ जहाज जिसकी तली में खेत खुद आप ही के लोग कर रहे हैं। इस समय किशोर उपाध्याय की बीजेपी में जाने की तैयारी में है और हरीश रावत जी कहते हैं कि किशोर उपाध्याय हमारे यहाँ के है ही नहीं। अगर आप यहाँ अपने पुराने कार्यकर्ताओं का ये सम्मान है तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा बुरा हाल कांग्रेस का और नहीं हो सकता। आप मरणासन स्थिति में उत्तराखंड में हैं और आम आदमी पार्टी इस बार आपको दहाई के अंक तक नहीं पहुंचे देगी। इसलिए विपक्ष में बैठकर ये अपनी जो उंगलियां उठाना बड़ा आसान है। 10 साल आप लोगों ने भी यहाँ शासन किया है। उमा सिसोदिया कुछ सवाल पूछ रही हैं डॉक्टर प्रतिमा, उसका भी जवाब दीजिए। डॉक्टर प्रतिमा बात रखिए। बताएं। आप बता दीजिए 8 सालों में आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी को जब भी प्रदेश की जनता ने सत्ता में नहीं लेके आई है उसका दंश जनता ने भुगता है। आपने 8 सालों में दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बनवा दिए, आपने कितने स्कूल बनवा दिए, आपने कितने अस्पताल बनवा दिए, कितने लोगों को नौकरियां दे दी, क्योंकि मेरे पास आपके चलिए ठीक है, आपका जवाब उमा सिसोदिया 20 सेकंड में। उमा सिसोदिया समय खत्म हो रहा है। देखिए छोटी बहन प्रतिमा जी बहुत आहत है कि एक जमाने में 400 से ज्यादा सांसदों वाली कांग्रेस आज 44 सांसदों पर आ चुकी है और 2012 में जिसकी सरकार यहाँ पर बनी थी 2017 में बमुश्किल दहाई के अंत तक कांग्रेस उत्तराखंड में पहुंची है। एक डूबता हुआ जहाज एक लोगों की आशाओं का जो केंद्र हुआ करता था कभी कांग्रेस, आज डूबते हुए जहाज में तली में छेद हो चुका है। आम आदमी पार्टी चलिए देखिए बहुत सारे सवाल रह गए, आप बहुत सारे सवाल रह गए, समय भी खत्म हो गया। अभिमन्यु कुमार, उमा सिसोदिया, डॉक्टर प्रतिमा, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।